द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जीएस क्वेश्चन पेपर थर्ड। किसी कारणवश इसे टाइमली अपलोड नहीं कर सके, आज अपलोड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। सेक्शन 1 से कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और वर्ड लिमिट 20 वर्ड्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत एक गणतंत्र राज्य है, इससे क्या अभिप्राय है? व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज़ ए रिपब्लिक स्टेट? ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है? ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल? तो मनी बिल आप जानते हैं। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना या रेगुलेट किया जाना। ठीक है। और वित्त विधेयक की बात करें तो वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है उसे वित्त विधेयक कहा जाता है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? इकॉनमी से ये प्रश्न है। ठीक है। इस प्रश्न पत्र में नहीं पूछा जानिए था, फिर भी पूछा गया है। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में आपको बताना है। ठीक है। आपको कार्य नहीं लिखना है, केवल संरचना के बारे में बताना है। ठीक है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 70 वर्ष जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। ठीक है। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो भारत का रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस होना चाहिए। ठीक है। सदस्यों में से एक रिटायर्ड या फिर सेवारत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए और एक हाई कोर्ट का होना चाहिए, रिटायर्ड या सेवारत। इसके अलावा 3 ऐसे सदस्य होने चाहिए जिनके पास मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान हो या प्रैक्टिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। ठीक है। इसमें से कम एक महिला भी होनी चाहिए। ठीक है। और ये सभी सदस्य जो हैं 6 सदस्यों वाली समिति के द्वारा चुने जाते हैं, जिनमें से 6 सदस्य कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति के अलावा दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, सोशल इंजीनियरिंग क्या है? इसके बाद अगला है, उत्तराखंड के 5 प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखना है, केवल आपको नाम लिखना था। ठीक है। तो ये तो आप कर ही पाए होंगे क्योंकि प्रीलिम्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे जागर नृत्य है, पवाड़ा नृत्य है, इसके अलावा जोनासारी जनजाति का हारुल नृत्य है, थडिया नृत्य है, चांचनी नृत्य है। ठीक है। इसके बाद अगला है, पर्यावरण से संबंधित बेसल अभिसमय या बेसल कन्वेंशन 1989, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? ठीक है। इसके बाद है, ग्रीन पॉलिटिक्स क्या होती है? ग्रीन इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा, यहाँ ग्रीन पॉलिटिक्स पढ़ा है। इसके अलावा उत्तराखंड में वन गुर्जर कौन है? ठीक है। तो वन गुर्जर जानते हैं, वन गुर्जर पुनर्वास के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है। उसी के आलोक में ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो वन गुर्जर जो है घुमंतु जनजातियां होती हैं जो हिमालय की तलहटी में पाई जाती हैं। जैसे ये हिमालयी जो राज्य हैं, पर्टिकुलरली उत्तर भारत के, ठीक है, उत्तरा जैसे कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, इन राज्यों में ये निवास करती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंध कौन कौन से हैं? इसके बाद सेकंड ARC जो रिपोर्ट है, द्वितीय प्रशासनिक आयोग, उसके रिकमेंडेशन को आपको बताना था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में ब्लू हेलमेट क्या है? ब्लू हेलमेट किन्हें कहा जाता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग फोर्स है उसी को ब्लू हेलमेट कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि ये ब्लू हेलमेट पहनते हैं इसीलिए इन्हें ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है, ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों के नाम बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पानी राखो आंदोलन क्या था? पानी राखो आंदोलन बंजर भूमि को फिर से हरा भरा करने के लिए ये आंदोलन पर्यावरणविद सच्चिदानंद भारती जी ने शुरू किया था पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। और मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार सच्चिदानंद भारती जी की तारीफ भी की थी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेक्शन 2 से न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है और ये न्यायिक सक्रियता से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय जुडिशियल रिव्यू और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल एक्टिविज़म? तो न्यायिक पुनरावलोकन तो आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट को यदि लगता है कि उसके द्वारा दिए गए किसी निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है तो वो अपने निर्णय का
अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है, उसका पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है। जबकि जुडिशियल जो एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता है, देश के नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने और देश की संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने में न्यायालय की सक्रिय भूमिका ही न्यायिक सक्रियता कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अगला है, भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दायित्वों के बारे में आपको लिखना था, ठीक है। क्या यह प्रभावशाली है? इसके बाद 9 डैश लाइन दक्षिणी चीन सागर में जो 9 डैश लाइन है जो चाइना ने निर्धारित की है, उससे संबंधित ये प्रश्न है। यह विवादित क्यों है? ठीक है, क्योंकि इसमें जो आसपास के जो राष्ट्र थे उनके अधिकार क्षेत्र भी इसमें आ गए थे, ठीक है, 9 डैश लाइन में। इसके बाद अगला है उत्तराखंड स्टेट फोकस पेपर 2023-24, इस पर प्रकाश डालना था, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पूछा गया है, जो कि पुराना क्वेश्चन है, और इस योजना के लाभ बताने थे। इसके बाद कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है ये बताना है आपको। उत्तराखंड में हरेला और बिटोली पर्व क्यों मनाए जाते हैं? ये दोनों पर्व ही जो है उत्तराखंड के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनके महत्व को आपको रेखांकित करना था, ठीक है। हरेला जो है श्रावण मास में मनाया जाता है, वहीं बिटोली जो है चैत मास में मनाया जाता है, विवाहित महिलाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जनप्रति अधिनियम 1951 के अंतर्गत एक राजनीतिक दल को एक राज्य पार्टी के रूप में घोषित करने के मानदंड क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी बाहरी प्रभाव या दबाव से लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों की चर्चा करनी है, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के जो संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 315 से लेकर के 324 तक हैं, ठीक है, उसमें प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 सोशल एडिटिंग से पूछा गया है। सोशल एडिटिंग का मतलब क्या होता है? इस संबंध में उत्तराखंड सोशल एडिटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एजेंसी के कर्तव्यों का उल्लेख करना है। सेक्शन 3 से क्वेश्चन कुल 7 हैं, 5 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। एक प्रश्न के लिए 8 अंक है और वर्ड लिमिट 125 है। प्रवासी भारतीय दिवस के उद्देश्यों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को आप जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रवासियों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए कौन कौन से प्रोत्साहन दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है, भारत बांग्लादेश संबंधों में रोहिंग्या संकट ने कैसे तनाव पैदा किया है? महिला सशक्तिकरण तथा बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार की भूमिका का परीक्षण करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 29 है, सॉवरेन गोल्ड बांड क्या है? केंद्र सरकार की सॉवरेन गोल्ड बांड योजना 2022-23 की मुख्य विशेषताओं और उपयोगिताओं पर आपको चर्चा करनी थी, ठीक है। ये भी इकोनॉमी से ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती मुर्मू का चुनाव महिला सशक्तिकरण से महिला नेतृत्व वाली विकास यात्रा की एक अभिव्यक्ति है। इस कथन के आलोक में वंचित वर्गों के लिए श्रीमती मुर्मू के राष्ट्रपति जीत के निहितार्थों का आकलन करना था, ठीक है। थोड़ा सा एनालिटिकल प्रश्न है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति से संबंधित पूछा गया है। 32 है, भारत का सॉफ्ट पावर कौशल भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बना सकता है। भारत की सॉफ्ट पावर नीति की पृष्ठभूमि में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। इसके बाद सेक्शन 4 शुरू होता है। इसके बाद सेक्शन 4 है, यहाँ पर कुल 7 प्रश्न हैं, 5 का ही आपको आंसर देना है। वर्ड लिमिट 250 है, एक प्रश्न के लिए 16 अंक निर्धारित हैं। G20 पर प्रश्न पूछा गया है, चूँकि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ही करेगा, इसलिए यहाँ पर G20 से प्रश्न पूछा गया है। G20 की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्यवाही उन्मुख होगी। इस संकल्प के अनुरूप G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के अवसरों तथा चुनौतियों का परीक्षण आपको करना है। G20 पर सभी हिंदी इंग्लिश समाचार पत्रों में एडिटोरियल छपता रहा है, ठीक है। एडिटोरियल को आप अवश्य पढ़ा करें, तो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से लिख सकेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, COP27 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इस पर वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो है, आगे भी इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। COP27 के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। हाल ही में मिस्र में आयोजित COP27 की बैठक में भारत की भूमिका और योगदान का विवरण आपको प्रस्तुत करना है। इसके बाद अगला प्रश्न SCO से पूछा गया है। हाल ही में संपन्न SCO की बैठक के संदर्भ में मध्य एशियाई गणराज्यों तक भारत की पहुंच का परीक्षण करना है। इस संगठन के माध्यम से भारत किन रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स दैट इंडिया सीक्स टू अचीव थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन? इसके बाद अगला प्रश्न है, विवेचना कीजिए कि कैसे भारत की रणनीतिक दृष्टि ने भारत अफ्रीकी संबंधों के बढ़ते अभिसरण का नेतृत्व किया है। भारत अफ्रीका संबंधों पर यह प्रश्न पूछा गया। अगला है, दिसंबर 2022 की अवधि में संयुक्त राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका का मूल्यांकन करना है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का विश्वास जीतने के लिए भारत किस सीमा तक सफल हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देवभूमि को खेल भूमि भी बनना चाहिए। राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार की हाल ही की पहल का उदाहरण देते हुए इस कथन का परीक्षण आपको करना है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि खेल राज्य की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को बदल सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद आखिरी प्रश्न है, इस विश्वास का परीक्षण कीजिए कि स्थायी विकास लोकतंत्र की स्थिरता में योगदान देता है। हाल ही के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को किस तरह से प्रदर्शित किया। एसडीजी पर यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये था उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 जीएस क्वेश्चन पेपर 3। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।